अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है एक न्यूट्रिएंट और ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन। दूसरा है वेस्ट प्रोडक्ट। जो केमिकल टेस्ट हम स्टडी कर रहे हैं डेली बेसिस पे, उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स में से हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन। मीन के जैसा कि हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन, सेम इसी तरह से जो है ये ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन है। मीन के ये दो तरह का हो सकता है, सिनर्जिस्टिक भी हो सकता है, एंटागोनिस्टिक भी हो सकता है, जैसे न्यूट्रिएंट का था। बेसिकली जितनी भी ड्रग्स हैं या तो वो कोई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं, या जो है वो कोई एक्टिव बायो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। तो सेम उनके साथ कंपटीशन, जैसे हमने जब न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन में देखा था कि जो एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे न्यूट्रिएंट, उसमें ये चीज़ थी कि किसी का साइज़, उसकी किसी की स्ट्रक्चर्स या बायोकेमिस्ट्री मैच हो रही थी। तो इसी तरह का यही यहाँ भी यही कंपटीशन होता है इनका। तो दोनों तरह से रिएक्शन हो सकते हैं, एंटागोनिस्टिक भी हो सकता है, सिनर्जिस्टिक भी हो सकता है। जितनी भी ड्रग्स हैं या इनके न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके आपस में कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर होता है। लेकिन यहाँ हमारा स्टडी करने का सिर्फ और मकसद ये है कि एक ओवरव्यू हो जाए कि ये होता क्या है, क्योंकि हज़ारों नहीं लाखों ड्रग्स हैं जो हम वन बाई वन उनको स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट हम उनको देख सकते हैं कि कौन सी डिजीज जो है कितना किस हद तक इफ़ेक्ट कर रही है। इसके अलावा इसको हम याद रखने के लिए याद इस तरह रख सकते हैं, जैसे आप लोगों के हॉस्पिटल में विजिट्स होते हैं या आप लोग प्रैक्टिस कहीं करते हैं तो वहाँ देखें जो ड्रग दी जा रही हैं, क्योंकि जब भी आप कहीं प्रैक्टिस करेंगे खासतौर पर किसी हॉस्पिटल में, तो वो एक हॉस्पिटल पार्टिकुलरली जो मखसूस होती है किसी न किसी डिजीज़ से रिलेटेड, या ऐसा होता है कि एक तरह की प्रैक्टिस चल रही होती, एक तरह से जो डिजीज़ ड्रग्स हैं वो रिकमेंड की जा रही होती, उनका ब्रांड नेम वगैरह भी मोस्टली सेम होते हैं। तो आप लोग वहाँ फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं, और साथ जो है उनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इनके आपस में इंटरेक्शन क्या है। तो जैसा आप उस दिन राबिया बता रही थी कि ग्रेप फ्रूट के बारे में, ग्रेप फ्रूट स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट रखता है और काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स भी उसमें मौजूद होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है उसका रिएक्शन देखा जाता है मेडिकेशन की तरफ से। इसी वजह से एक या तो डॉक्टर्स हों या न्यूट्रिशनिस्ट हो या कोई डाइटिशियन हो, तो सबसे पहली बात ये है तो उसे एक लार्ज या वास्ट नॉलेज हो उसके बारे में, उसको ड्रग्स के बारे में या न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अगर नहीं है उसको मीन कि आप कुछ डिजीज़ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो रिकमेंड की जाती हैं ख़ास फूड के साथ या फूड के साथ ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, आप लोगों को कंप्लीट नहीं पता, तो आप जो है उसे ना करें रिकमेंड। मीन के एक स्पेस रखें आप खाने और मेडिसिन में, क्योंकि दो तरह से, जैसे अगर रिएक्शन एंटागोनिस्टिक है तो उसमें ये है कि जो मेडिसिन दी जा रही है उसका जो असर है, इम्पैक्ट है, वो कम हो जाएगा, मीन के फ़ायदा नहीं होगा। मीन के एक जो डोज है वो किसी भी मेडिसिन की 1 टैबलेट है, अगर आपने कुछ मेडिसिन है जो मीन के ग्रेप फ्रूट के साथ उनका रिएक्शन जो है कम होता है, उसके साथ लिए अगर 2 टैबलेट्स ली जाएँ तो फिर मे भी उसका पूरा हो, मीन के कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, लेकिन जो उसके बेनिफिट्स हैं वो कम हो जाते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स वैसे ही रहते हैं। तो इसी तरह अगर कोई फूड ये है कि अगर वो मीन के सिनर्जिस्टिक है, तो अगर उसकी नीड 1 डोज है, 1 टैबलेट है, आपने उसको साथ ग्रेप फ्रूट या कोई और न्यूट्रिएंट दिया है, तो उसकी ऑब्जर्प्शन पहले 50% हो रही थी बायो अवेलेबिलिटी, तो अब जो है उसकी 70% हो रही है, तो फिर टॉक्सिसिटी के चांसेस रहते हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था डिजीज़ को डिस्कस करते हुए कि कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जिनका एक बेनिफिट्स वो भी मजबूरी के हद तक, उसके अलावा कोई 5 से 6 जो है वो नुकसान ना हो। आप लोगों ने देखे हैं साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह जो डिजीज़ के लिख के भी आए थे आप लोगों ने, कोई एक मेडिकेशन जो है ना एक तक यूज़ हो रही है किसी डिजीज़ के लिए, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना उससे भी ज़्यादा है।
तो अब ग्रेप फ्रूट जो है वो दो तरह से जो है मीन के इम्पैक्ट करता है। या तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है कुछ ड्रग्स की, या जो है कम कर देता है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी एग्जांपल के तौर पर हम उसे डिस्कस करेंगे कि कौन सी जो मेडिसिन है उनके इम्पैक्ट को बढ़ा रहा है, कौन सा कम कर रहा है। इसमें है एटोलवेस्टेटर है एक ड्रग, तो उस ये मोस्टली जो सीबीडी के पेशेंट होते हैं उन पे ये यूज़ होती है, वो यूज़ करते हैं। ये ड्रग जो है एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स इन दोनों की कंसंट्रेशन को जो है कम करती है। तो मेन की इसी वजह से जो सीबीडी के पेशेंट होते हैं उनके इस्तेमाल की जाती है। अगर इसकी एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और दूसरा जो है ट्राइग्लिसराइड। तो अगर इसको ग्रेप फ्रूट के साथ लिया जाए तो उसकी कंसंट्रेशन जो है मिनके बढ़ा देती है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ा देती है, तो मिनके टॉक्सिसिटी के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। इसी तरह से दूसरी है हमारे पास सेल्टीनेफेल। ये भी ये डिजीज़ अगर सेल्टीनेफेल ये इंजीना के में यूज़ होती है। इस तरह जैसे मैं आपको बता रहा था सेल्टीनेफेल है, ये एंजीना के लिए चेस्ट पेन के लिए यूज़ होती है। तो इसके वो भी अगर ग्रेप फ्रूट के साथ लिया जाए तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। बायोअवेलेबिलिटी क्या है कि वो डोज या वो कंसंट्रेशन जो ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, मीन कि कोई भी ड्रग हो या न्यूट्रिएंट हो या एनर्जी हो, उसे बायोअवेलेबिलिटी कहा जाता है। मीन कि अगर आपने एक चीज़ 100 ml ली है, उसमें रॉ मटेरियल भी होता है, वाटर है, काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो बेनिफिशियल चीज़ें हैं वो जितनी अमाउंट एब्जॉर्ब होगी, जैसे प्रोटीन, एग प्रोटीन के बारे में कहा जाता है सबसे जो बायोअवेलेबिलिटी अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए 92% जो है उसकी होती है बायोअवेलेबिलिटी प्रोटीन के हवाले से। तो इसी तरह से ये बायोअवेलेबिलिटी है। तो अगर मीन के उसकी बढ़ा रहा है 50% थी पहले, आप 75% हो रही है, तो पहले अगर 1.5 टैबलेट की नीड थी तो आप 1%, लेकिन इसको एडजस्ट करना एक बहुत बड़ा टेक्निकल और नॉलेज वाला काम है। तो अगर इसको एडजस्ट कर लें तो आपके बेनिफिट्स ये है कि कॉस्ट भी काफ़ी सारी कम हो सकती है। मीन के जहाँ आप लोग अगर 2 टाइम यूज़ की जा रही थी ये टैबलेट सेल्टीनेफेल, तो मीन के अगर मीन के 3 टैबलेट्स, तो एक टैबलेट पूरी जो है ना कम हो सकती है, तो उसकी जो प्राइस है वो भी कम हो जाएगी। और दूसरा जो उसके साइड इफ़ेक्ट, कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, तो जितनी कम मेडिसिन लेंगे आप उसके साइड इफ़ेक्ट से भी बचा जा सकता है। तो मीन के आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि कोई डॉक्टर जिसे रिलेट कर रहा हो फूड के जरिए। उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। एक तो उनका अपना जो सब्जेक्ट है डॉक्टर का बहुत ज़्यादा वास्ट है, और जो ड्रग डिजीज़ या मेडिसिन रिकमेंडेशन का पोर्शन होता है वो बेसिकली फार्मासिस्ट के पास होता है। मे भी फार्मासिस्ट इस बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं और जानते भी हैं। जैसे हमें पढ़ा रहे हैं जवेद साहब, क्या जो न्यूट्रिएंट ड्रग इंटरेक्शन, उस्मान जवेद साहब, तो उनका फार्मासिस्ट हैं बेसिकली वो। तो उन्होंने ये चीज़ें काफ़ी डिटेल में पढ़ी होती हैं। दुनिया में ये प्रैक्टिस होती है कि जो डॉक्टर का काम होता है वो डायग्नोज करना होता है डिजीज, फार्मासिस्ट का काम है कि वो मेडिसिन रिकमेंड करें। तो वहाँ फार्मासिस्ट पढ़ सकते हैं, या अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एज ए डाइटिशियन, तो हमें अगर उन चीज़ों का पता हो कि मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे कि आप हम पल्मोनरी पे काम कर रहे हैं, वहाँ देखते हैं कि कौन सी मेडिसिन मोस्टली जो है रिपीट होती हैं। आप राबिया लोग ने देखा है कि मोस्टली जो है ना, आप लोगों का तो दूसरा दिन है, इनके वो रिपीट हो रही हैं डिजीज़ मेडिसिन। तो अगर उनका आप लोगों को पता हो तो आप नेक्स्ट टाइम जो है उसे रिलेट कर सकते हैं इनके डाइट के साथ, क्योंकि डाइट आप लोगों ने रिकमेंड करनी होती है। तो ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। ये वो इसके हवाले से सेल्टीनेफेल और एटोलवेस्टेटर ये है ग्रेप फ्रूट, इनके बहुत सारी हैं, सिर्फ ये 2 नहीं हैं, ये तो एक एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को बताई है। तो ये वो थी जिनकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ा देती है ग्रेप फ्रूट के साथ इनको अगर लिया जाए।
तो हम दूसरा डिस्कस करेंगे कि जिनकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है अगर ग्रेप फ्रूट के साथ लिया जाए तो। इसमें जिनकी कम हो जाती है कंसिडरेशन बायोअवेलेबिलिटी, उसमें है इटोकोसाइट, इटोकोसाइड एंड लेवोथायरॉक्सिन। इटोकोसाइड जो है ये एंटी कार्सिनोजेनिक है, इनके कैंसर के पेशेंट जो है कैंसर के पेशेंट को ये ड्रग दी जाती है कैंसर की या उनकी मेटाबॉलिज्म को रोकने के लिए, जो मेटाबॉलिक सिस्टम हो रहा होता है। तो इसके अलावा जो लेवोथायरॉक्सिन है ये जो थायराइड इश्यूज होते हैं जिनमें इनके अगर थायराइड ग्लैंड्स जो सिक्रेशन है बहुत लो है, इनके उनकी सिक्रेशन कम हो रही है, तो जैसे कि ग्लाइटर्स वगैरह इस तरीके से इश्यूज होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है, तो उन पेशेंट को जो है ये रिकमेंड की जाती है लेवोथायरॉक्सिन। इसका ये है कि अगर आप इसे ग्रेप फ्रूट के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है। दोनों की कम हो जाती है? हाँ, दोनों की कम हो जाती है। वो पहले दो थे जिनकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ती है, हाँ इंक्रीज हो जाती है, इनकी डिक्रीज हो जाती है। इसके लेवोथायरॉक्सिन। इसके अलावा इनका रिएक्शन है आयरन के साथ, विटामिन सी के साथ, विटामिन डी के साथ। कौन से विटामिन है? आयरन की जो है अगर इनके आयरन के सप्लीमेंट दिए जाएं, डॉक्सीसिलाइन मेडिकेशन है जो एंटीबैक्टीरियल है। डॉक्सीसिलाइन इनके ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबैक्टीरियल है, ये यूज़ होती है। अगर इसके साथ आयरन की सप्लीमेंटेशन कराई जाए या आयरन रिच फूड दी जाए जैसे कि मीट है या डेट्स हैं या एप्पल है, तो ये भी इसकी कंसंट्रेशन बायोअवेलेबिलिटी को जो है कम करते हैं डॉक्सीसिलाइन की। तो इसी तरह विटामिन डी के हवाले से है विटामिन सी, फ्लोकोनाइजोल। सर ये तो सारी रैंडम एग्जांपल हैं। हाँ, रैंडम एग्जांपल्स हैं। इनके दो तीन जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी हैं। फ्लोकोनाइजोल जो है ये यूज़ होती है फंगल इन्फेक्शन के लिए। तो अगर इनकी ये मेडिकेशन फंगल इन्फेक्शन के लिए आप लोग ले रहे हैं और साथ विटामिन सी रिच फूड इस्तेमाल करें या विटामिन सी की सप्लीमेंटेशन करें, तो वो भी इसकी जो मेडिसिन है ड्रग की अवेलेबिलिटी को, बायो अवेलेबिलिटी को कम करते हैं। विटामिन सी, हाँ विटामिन सी, विटामिन सी और इसका लिंक है फ्लोकोनाइजोल का। इनके ये मल्टीपल हो सकते हैं, सिर्फ एक के साथ नहीं है, ये एग्जांपल के तौर पर है। इसके अलावा विटामिन डी, जैसे विटामिन डी रिच फूड है या विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन, जैसे हमने पहले ड्रग पढ़ी थी एटॉर्बिस्टेटन, उसके साथ अगर ली जाए विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन हो या मिल्क, जैसे मिल्क के साथ अगर वो फूड कंज्यूम की जाए, मिल्क इन्वॉल्व की जाए, तो फिर भी उसकी कंसंट्रेशन जो बायोअवेलेबिलिटी है वो कम होती है। एटॉर्बिस्टेटन किस लिए यूज होती है राबिया? हाँ अच्छा, ये था ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन के हवाले से। फिर सीवीडी इनकी ये ड्रग के लिए ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन था जो हमने ब्रीफ एक्सप्लेन किया। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन? सर ये मैंने नहीं लिखा, नोट नहीं किया। एटॉर्बिस्टेटन लो एलडीएल लेवल और ये एलडीएल के लेवल को कम करने के लिए ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती है, सीवीडी के पेशेंट को दी जाती है। ग्रेप फ्रूट के साथ लें तो टॉक्सिसिटी लेवल इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, इसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। ड्रग्स तो बहुत ज़्यादा वेस्ट है, तो हम इन्हें कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं? ड्रग वही तो मैंने कहा है कि ये आप लोगों की प्रैक्टिस पे है कि अगर आप लोग जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ भी कोई ड्रग्स देखें, अपनी फैमिली में देखें, या जैसे आप लोगों को ये बताई गई है आप इनको याद रखें, जहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं
एज ए डाइटेशन गाइडलाइन जिस ड्रग कोई पेशेंट अपनी रिपोर्ट लेके आता है जहाँ पे वो लिखी हुई है, तो इस तरह ऐसा ऐसा फिर चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। तो जब रिपीट होने शुरू हो जाती हैं तो फिर जो है ना याद होना भी आसानी होती है, ऐसे आप लोग याद नहीं कर सर सकते। हम ये देखें ना कि उस मेडिसिन के साथ फूड का क्या रिलेट कर रहा है कि बायो कम हो रही है इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है। बस इस तरह मेन होता भी बायोलॉजी जितनी जो ड्रग्स हों या न्यूट्रिएंट हों उनके लिए एक टर्म यूज की जाती है एडमी का। तो क्या एडमी सर हमें तो आप वो बताते ना, क्या चीज़? जैसे हम मोस्टली यूज करते हैं पैराडॉल, हाँ, उन्हीं का बताते हैं जो सही टर्म किसके यूज करते हैं? एडमी ये टर्म है इनके जो ड्रग्स हैं या इनके फूड हो, मोस्टली ड्रग्स की इनटेक के हवाले से ये टर्म यूज़ की जाती है। इनके एड से है एडमिनिस्ट्रेशन, ए से, डी से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एम से मेटाबॉलिज्म होता है, ई से एक्सक्रीशन। इन तमाम प्रोसेस को जो है प्रोसेस में इनके एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान या डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं पे जो है ना इंटरेक्ट कर रही होती हैं ड्रग्स आपस में, या इनके एक पाथवे होता है ये, या इनके न्यूट्रिएंट के साथ। एम ई है, ई क्या है? ई एक्सक्रीशन, इनके वो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मेटाबॉलाइज होने के बाद एक्सक्रीट कर जाते हैं बॉडी से। ये वैसे एक टर्म ड्रग्स के हवाले से होती है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा हमारा जो दूसरा टॉपिक है आज का, वो जैसे हम वेस्ट प्रोडक्ट स्टडी कर रहे थे, तो हम उसको वेस्ट प्रोडक्ट को देखेंगे फर्दर के कौन कौन से हैं। आज जो हम स्टडी करने लगे हैं वेस्ट प्रोडक्ट में है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोड्यूस ये तब होता है जब आप मसल्स एक्टिविटी करते हैं इनके एनारोबिक कंडीशन में, जब ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो तब जो है ये प्रोड्यूस होता है। मीन के अगर आप या यूँ कह रहे हैं ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो, या ऐसे कह सकते हैं क्योंकि एनर्जी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस भी नहीं, मीन के जो नीड है ना वो फुलफिल ना हो रही हो, क्योंकि ऑक्सीजन एनर्जी जितनी भी एनर्जी की ट्रांसफर होती है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है एटीपी। तो ये लैक्टिक एसिड तब प्रोड्यूस होता है अगर एक बंदा रनिंग कर रहा है, उससे जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़रूरत है, ऐसा समझ लें कि अगर उसे 60 मिलीमोल रिक्वायर्ड है लेकिन उसे 50 मिल रही है, तो फिर उस एनर्जी उससे प्रोड्यूस नहीं होगी। जब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो मसल फटीग वगैरह होगी, और उस एनर्जी को कवर करने के लिए लैक्टिक एसिड जो है ना वो प्रोड्यूस होता है। लैक्टिक एसिड फिर वो फर्दर मसल फटीग वगैरह या मीन के लंग्स इश्यूज के हवाले से मीन के प्रॉब्लम करता है। तो लैक्टिक एसिड को इस वजह से टेस्ट किया जाता है कि देखने के लिए एक ये जो ऑक्सीजन प्रोवाइड हो, ऑक्सीजन कैपेसिटी है वो कितना है, आया कि नॉर्मल है कि नहीं। अगर इसकी वैल्यू 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो तो मीन के इट्स मीन ये नॉर्मल है, नॉर्मल 18 मिलीग्राम। तो अगर इससे ज़्यादा हो तो मल्टीपल फैक्टर्स को ये डायग्नोज कर सकता है, जैसे कि कोई हार्ट इशू हो सकता है या लंग्स इश्यूज हो सकते हैं इसकी एक्सेस से, क्योंकि ये तब पैदा हो रहा है जब आपको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही तो आपका जो बॉडी फंक्शनिंग है वो भी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि ऑक्सीजन में एक तो ऑक्सीजन जाएगी तो एनर्जी बनेगी तमाम मसल्स में, सेल्स में। दूसरा ऑक्सीजन की ही ने रिमूव कराना होता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होगा। तो मीन के हार्ट इशू हो सकता है, इससे मेनिंजाइटिस हो सकती है, और हेपेरेक्सिया हो सकता है। हार्ट इशू और मेनिंजाइटिस में ये मीन के जो हमारे ब्रेन के गिर्द में ब्रेन होती है ना उसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है, मेनिंजाइज कहा जाता है। अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, मीन के वो इन्फ्लेम कर जाए तो उसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है। मीन के ब्रेन की फंक्शनैलिटी जो है वो भी डिस्टर्ब होती है इससे। लैक्टिक एसिड की नॉर्मल वैल्यू और एक्सेस के बारे में बताया मैंने लेकिन आपको।
ऑक्सीजन की तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ही एक इंसान इनहेल कर सकता है। हाँ, लेकिन वो जो एक स्पेसिफिक है ये तो नहीं है ना, एक इसकी जो मीन के सैचुरेशन होनी चाहिए 70 से 100 तक होनी चाहिए ऑक्सीजन का जो प्रेशर है। तो अगर उससे कम है तो मीन के प्रॉब्लम है, अगर वो पूरी है तो फिर तो कोई मसला नहीं। लेकिन हाँ, जब आप फिर स्पीड रनिंग या एक्सरसाइज करते हैं तो वैसे भी लैक्टिक एसिड होता है, जो हमें पेन होता है जॉइंट्स वगैरह में, इसी वजह से होता है। ये मीन के लैक्टिक एसिड गाउट है उसको भी ये करता है कि गाउट की जो मीन की डिजीज़ है बोन इश्यूज, तो उसकी ज़्यादती में भी देखा जाता है कि ये ज़्यादती है उसकी, तो मीन के लैक्टिक एसिड भी ज़्यादा होता है। इसी तरह हेपेटाइटिस है उसमें है, किडनी इश्यूज़ में भी इसकी ज़्यादती देखी जाती है। और दूसरा मेनिंजाइटिस है, ये जो है कुछ जिनमें इनकी ज़्यादती देखी जाती है कि मीन की ये ज़्यादा है। इसके अलावा हम देखेंगे लैक्टिक एसिड के बाद हमारे पास है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है ये प्रोडक्ट है हमारे पास, वेस्ट प्रोडक्ट है ये भी, जो हमारे डीएनए है, डीएनए तो वो इनके मुख्तलिफ कंपोनेंट से बना होता है। उसमें एक कंपोनेंट होता है प्यूराइंस। जब प्यूराइंस की ब्रेक डाउन होती है ना, तो उनकी ब्रेक डाउन के नतीजे में जो है वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। यूरिक एसिड भी इनकी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, तो अगर इसकी ज़्यादती हो या ब्रेक डाउन नॉर्मल से ज़्यादा हो तो मल्टीपल जो डिजीज़ है उसको इंडिकेट करता है। उसमें आपकी है गाउट है, किडनी डिजीज़ है, ल्यूकीमिया है, मीन के ब्लड कैंसर। और इस अंडरस्टैंड लेके आपने स्टेटमेंट बताया है। अच्छा, इसकी एक्सेसिव जो है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 3.2 से लेकर यूरिक एसिड 7.2 तक, 3.5 से लेकर 7.2 मेल में, और फीमेल में होती है ये 2.5 से लेकर 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और अगर इसकी एक्सेस है, किडनी इशू हो सकता है, इनके किडनी कोई प्रॉब्लम हो सकती है यूरिक एसिड, और दूसरा गाउट हो सकता है इसमें भी, और तीसरा है ल्यूकीमिया, मीन के ब्लड कैंसर। यूरिक एसिड जो है ना ब्लड कैंसर में भी एक्सेस कर जाता है। इसके अलावा अंडरस्टैंड ये जो केमिकल टेस्ट हैं बोरिंग हैं क्योंकि ये रट्टे वाली चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों को फिर भी टर्म्स समझा दी जाती हैं क्योंकि आप लोगों को 1 बाई 1 पढ़ाने का मकसद ये कि याद हो जाए चीज़ें, आप लोगों ने याद रखना है इनको। और जो टर्मिनोलॉजी है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। काफ़ी सारे आप हम जाते हैं हॉस्पिटल में, काफ़ी सारी टर्म्स का हमें भी नहीं पता होता, क्यों कि उसके बैकग्राउंड पे अगर हमें नहीं पता तो नहीं पता। तो जो चीज़ें टर्म्स ऐसी चीज़ है ये कंसेप्ट या उस चीज़ से नहीं होती क्योंकि इनको याद करना पड़ता है। सर इसके एक सीड से आपने क्या बताया? ल्यूकीमिया है, किडनी है, गाउट है, ये 3 चीज़ें। फूड से हम इसे ट्रीट कर सकते हैं क्या चीज़? यूरिक एसिड को फूड से। यूरिक एसिड से ये है कि क्योंकि इनके प्रोटीन वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो उनसे ये प्रोड्यूस नहीं उनसे प्रोड्यूस हो रहा होता है। प्रोटीन की चीजें नहीं देनी हाँ, प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं देनी चाहिए। फिर क्या देना? प्रोटीन जरूरी तो नहीं है, विटामिन्स दें और नहीं विटामिन्स को सप्लीमेंटेशन तो नहीं करानी, आप कार्ब्स है, फैट्स हैं, वो चीज़ें देनी कि प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन करनी मोस्टली है। एनिमल बेस्ड प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट की जाती है। एनिमल की प्लांटोन बेस्ड जो है ना, और जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन है ना वो गुड प्रोटीन कंसिडर की जाती है। एनिमल पे हाँ, तो उनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट कम बनते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट प्रोटीन। तो इसी वजह से जो है ना प्रोटीन जो है वो टोटल रिस्पेक्ट की जाती है। अगर दी जाए फिर जितने भी किडनी के इश्यूज होते हैं उनको इनके प्लांट बेस्ड प्रोटीन नहीं दी जाती, उनको एनिमल जैसे कि चिकन है या मीट, क्योंकि बिल्कुल तो ख़त्म नहीं करनी होती ना, जो कम अगर सूप वगैरह या इस तरीके से कोई चीज़ दे रहे हैं तो इनकी अच्छी प्रोटीन, जैसे कि एग है, एग वाइट, वो बहुत अच्छी प्रोटीन कंसिडर की जाती है। इसके अलावा कुछ फॉल्ट हैं इसके मटन के, वो काफ़ी अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन जो प्लांट बेस्ड वैसे बहुत अच्छी है हार्ट इश्यूज़ के हवाले से प्रोटीन, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, क्योंकि उसमें फ़ैट कम होता है काफ़ी।
और कैल्शियम बाकी चीज़ें पूरी मिकदार में मौजूद होती हैं। लेकिन जब अगर किडनी इशू है यूरिक एसिड का, वहाँ पे फिर प्रोटीन जो प्लांट बेस है तमाम तरह की मिनके प्रोटीन रिस्पेक्ट की जाती है। अगर देनी भी होती है अगर फ्यू % तो वो आप एनिमल प्रोटीन देंगे। बीफ नहीं मिनके मटन या चिकन इसलिए, या फिश बहुत अच्छी की जाती है, लेकिन समुद्री फिश नहीं, समुद्री या दरियाई मछली नहीं, मिनके जो आम है वो ली जाती है उसमें, क्योंकि मिकदार जो सोडियम वगैरह है मिनरल की मिकदार ज़्यादा होती है दरियाई मछली में और समुद्री में। इसके अलावा है हमारे पास क्रिएटिनिन है। क्या कंडीशंस होती हैं उस तरीके के टेस्ट करवाना जरूरी है इसका? किसका? यूरिक एसिड का। यूरिक एसिड का वही है कि अगर मिनके डिजीज ट्रीटमेंट हो चुकी है, अगर उसमें एक किडनी इश्यूज के में क्या है, मिनके किडनी में पेन हो रहा है या ब्लड कैंसर, ये तो इनके वीकनेस है, डिजीनेस है, काफ़ी सारे मल्टीपल जब इश्यूज हो रहे हैं, फीवर है, फिर जब आप रिपोर्ट करते हैं तो वो रिपोर्ट में एक देखते हैं, जैसे हमने बायोमार्कर्स पहले पढ़े हैं, सोडियम एप्टाइन, फिर एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं बायोमार्कर्स, फिर जो ज़्यादा जिससे रिलेट करता रहता है उससे फिर डीपली चले जाते हैं। वैसे किडनी के लिए हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, जैसा कि कैल्शियम था, फॉस्फोरस था, सोडियम था, पोटाशियम, ये तमाम चीज़ें जो है किडनी के लिए इम्पैक्ट कर रही हैं। लेकिन जो मेजर किडनी के टेस्ट कराए जाते हैं कि हाँ भी अगर फिल्ट्रेशन में कोई इशू आ रहा है, खासतौर पे यूराइन के ज़रिए जो है ना देखा जाता है, तो फिर वो स्पेशली किडनी टेस्ट कराए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट तो मस्ट होते हैं मोस्टली तमाम के लिए इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि उनका बड़ा अहम किरदार है इलेक्ट्रोलाइट का। लेकिन साथ जैसे किडनी के हमने पढ़े थे टेस्ट, क्रिएटिनिन है, यूरिया है, एल्बुमिन है, टोटल बिलीरुबिन है, ये टेस्ट जो है किडनी की तरफ से वो करते हैं। क्रिएटिनिन जो है ये हमारी जो मसल्स की प्रोटीन है, क्रिएटाइन जो मसल का हमारा कंपोनेंट है उसकी ब्रेकडाउन से बनता है, ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो तकरीबन 0.7 से लेकर 1.3 या 2 मेल में होती है मिलीग्राम वेट की, और फीमेल में होती है 0.6 से लेकर 0.9 भी है, और यहाँ पे वैसे दिया हुआ है 1.1। तो मिनके जो जहाँ से हम स्टडी कर रहे हैं उसमें 1.1 दिया हुआ है, लेकिन हम हॉस्पिटल में जो रिपोर्ट्स देखते हैं ना उसमें मोस्टली जो नॉर्मल वैल्यूज दी होती हैं वो 0.9 तक दी होती हैं फीमेल। क्या है इसका साइन क्या है? क्रिएटिनिन है, क्रिएटिनिन है, ये कि मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका साइन है। तो ये भी किडनी फंक्शन को मेजर देखने के लिए इसका टेस्ट किया जाता है। इसकी हाई वैल्यू जो है क्रिएटिनिन मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ की वजह से हो सकते हैं, या किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकती है। 1.1 भी है? ये फीमेल में है 0.6 से लेकर 0.9 या 1.1। इनके जो हॉस्पिटल में 0.9 तक लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वहाँ 1.1 तक नॉर्मल वैल्यू लिखी हुई है इसकी, क्योंकि ये वेरी करते हैं उनकी टेस्ट के हवाले से, उनकी लैब के हवाले से, या कुछ डॉक्टर कुछ स्ट्रिक्ट्स होते हैं कि उन्होंने कहते हैं कि बस इतनी जो है इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो कुछ जो है नॉर्म होते हैं काम में रियायत दे देते हैं कि इससे ये भी नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, इसी वजह से थोड़ी बहुत वेरिएशंस रहती हैं। तो मिलीग्राम ये भी किडनी फंक्शन को मेजर करने के लिए, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो किडनी जो है डैमेज हो सकती हैं इस तरीके से। इसके अलावा है हमारे पास यूरिया। ये भी किडनी फंक्शन को देखने के लिए मोस्टली इसका टेस्ट किया जाता है यूरिया का। मीन के जो ये ब्लड टेस्ट भी होता है, यूराइन के ज़रिए भी इसका टेस्ट होता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट है प्रोटीन का, मीन के प्रोटीन की जब ब्रेक डाउन होती है और फिर ये एक्सक्रीट होती है किडनी से, तो यूरिया जो है वो प्रोड्यूस होता है वेस्ट प्रोडक्ट। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है यहाँ जब हॉस्पिटल में हम देखते हैं वहाँ लिखी हुई होती है 10 से 50 mg, मेल फीमेल दोनों में। लेकिन जो मेरे पास बुक है
उसमें है 60 से 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 6 से 20? हाँ 6 से 20। इनकी ये थोड़ा वैसे जो हम हॉस्पिटल में देख रहे हैं ना, वहाँ 10 से 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इनके 10 से 50 के दरमियान है तो नॉर्मल है। अगर 10 से 50 से अबव है तो वो किडनी इश्यूज हो सकते हैं, गाउट वगैरह या इस तरीके से इश्यू है। अगर ये लो है फिर भी इनके प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है यूरिया के लो होने से, और दूसरा लिवर इश्यूज भी हो सकते हैं। इनके आपस में दोनों तरह से रिलेट करते हैं। इनके अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी इससे देखी जा सकती है यूरिया से, अगर 10 से कम है या 6 से कम है तो इसका मतलब है प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा हमारे पास है अमोनिया, सर एक प्रोटीन की डेफिशिएंसी और दूसरा लिवर डिजीज। अमोनिया जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट है अमीनो एसिड्स का। हाँ, इनके अमीनो एसिड की ब्रेकडाउन से ये पैदा होता है। और इनके इसको टेस्ट किया जाता है लिवर के फंक्शन को देखने के लिए, और दूसरा जो है हमारे जो ब्रेन का फंक्शनैलिटी है उसके लिए भी ये अमोनिया का टेस्ट किया जाता है। इसकी जो नॉर्मल ब्रेन की किस लिए टेस्ट किया जाता है? इनके ब्रेन की फंक्शनैलिटी, अगर किस तरह सीजर हैं जैसे अक्सर बच्चों में होते हैं, या अनकॉन्शियसनेस की सूरत है तो उसमें अमोनिया का टेस्ट होता है। अगर इसकी एक्सेस है तो रे सिंड्रोम है, मीन के ब्रेन जो सेल्स हैं उनकी डैमेज हो सकते हैं, या मीन के उनकी फंक्शनैलिटी जो है या अनकॉन्शियसनेस जो है पेशेंट की ज़्यादा होती है, रे सिंड्रोम कहा जाता है उसे। तो इसी तरह लिवर डिजीज़ होती है इनकी ज़्यादती में, और रे सिंड्रोम, ये दो चीज़ें हैं जो कॉमन है। और इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 20 से 80 मैक्रोग्राम पर डेसीलीटर, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। ये एक ही है, हाँ मेल फीमेल दोनों में सेम है। ठीक है, तो ये सिंबल क्या? क्या चीज़? सिंबल मैक्रोग्राम पर डेसीलीटर। ये वेस्ट प्रोडक्ट थे 5, जो इनके वेस्ट प्रोडक्ट इस वजह से कहा जाता है कि किसी ना किसी जो हमारे बॉडी का कंपोनेंट होते हैं या सेल्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन से बन रहे होते हैं। तो वैसे भी इनकी जो इनकी नॉर्मल वैल्यूज है वो कम होनी चाहिए, जो इसकी वैल्यू दी हुई है जितनी कम होगी उतना इनके रिस्क कम है। लेकिन ब्रेक डाउन भी ज़रूरी होती है, जैसे कि आपको बताया रेड ब्लड सेल्स हैं हर 120 डेज के बाद जो है वो दोबारा न्यू बनते हैं। अगर ब्रेक डाउन नहीं होगी तो इसका मतलब है कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इस हवाले से वेस्ट प्रोडक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, और काफ़ी सारे जैसे हमने देखा किडनी है, लीवर है या ब्रेन का फंक्शनैलिटी है, तो उनके फंक्शन को देखने के लिए हम इनसे एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आया कि इनकी एक्सेस से या इनकी डेफिशिएंसी से क्या इशू हो सकता है। जैसे यूरिया का है प्रोटीन के हवाले से काफ़ी अहम है हमारे न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर यूरिया टेस्ट हम देख रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास नॉर्मल वैल्यूज़ तो आ रही होती हैं लेकिन हमें पता नहीं होता एक्सेस और उसकी डेफिशिएंसी का। तो ये चीज़ें हैं, आप लोगों को और कुछ याद हो ना हो ये चीज़ें आप लोगों के लिए याद होना ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मल वैल्यूज़ तो कुछ टेस्ट में नहीं दी हुई होती, अक्सर दी हुई होती हैं, लेकिन इसका कम या ज़्यादा होने का मतलब क्या है ये होना ज़रूरी है। उसके मुताबिक जो है आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं उसका डाइट प्लान। एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू।